नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है कि हम हर सैटरडे को एक MIT का टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारे पिछले वीक का या उस रनिंग वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है और वो कभी ना कभी हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? फास्ट अनटू डेथ। तो देखो, कैसा हो कि आपको ऐसा कह दिया जाए कि आपको जब तक भूखा प्यासा रहना है जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती है, तो क्या आप किसी को मार नहीं रहे हो ऐसे उसकी जबरदस्ती उसका खाना पीना बंद करवा के? क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की मुझे परमिशन देता है कि मैं किसी को मार दूं? तो याद रखना, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, ना कि राइट टू सुसाइड। आपको सुसाइड करने का राइट नहीं, आपको जीने का राइट है। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या न्यूज है? तो चलिए उसी पे ऊपर बढ़ते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, एक 3 साल की बच्ची होती है और उस 3 साल की बच्ची को समझना, उसके सर में होता है ब्रेन ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर भी ऐसा कि वो ठीक नहीं हो सकता है। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसको नहीं बचाया जा सकता, इसकी तो डेथ होगी। तो उसके जो माँ बाप थे, सोचो 3 साल की बच्ची है, उसको नहीं पता है क्या हो रहा है। 3 साल का बच्चा कहाँ जानता है? उसके मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिलीजन में एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है जिसका नाम है संथारा, जिसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब याद रखना, जो जैन लोग होते हैं, है ना, जैनिज्म, जो जैन लोग होते हैं वो जब मरने वाले होते हैं, जैसे ओल्ड एज के हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, पता है कि अब मरने वाले हैं, कोई ऐसा इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। और उनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो रिलीजियस कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो सुसाइड कर रहे हैं ना, राइट टू डेथ तो है नहीं हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं, कौन कौन से केस हुए। लेकिन हुआ क्या कि उस 3 साल की बच्ची को उसके मम्मी पापा ने 3 दिन तक खाना पीना नहीं दिया और 3 दिन बाद वो बच्ची की डेथ हो जाती है। हाँ, वो बात ठीक है कि उस बच्ची की डेथ होनी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन कम से कम तुम्हें उससे लाड प्यार तो करना चाहिए था लास्ट के 3 दिन भी। लेकिन नहीं, उनके रिलीजन में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है, मतलब जन्म और मरण के इस बंधन से फ्री हो जाते हैं और वो दोबारा से इस धरती पर जन्म नहीं लेते हो, भगवान की शरण में चले जाते हैं। उसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, आप किसी भी रिलीजन के अगर देख रहे होंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, उस बच्ची की डेथ हो गई, और जब डेथ हो गई तो ये मामला इतना बढ़ा कि उसके मम्मी पापा पर, वहां पर जो वो इंदौर से थे बेसिकली, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर, ठीक है, और वो जो मुनि थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि इसको मोक्ष की प्राप्ति करा दो, संथारा करा दो, तीनों के ऊपर केस चल जाता है। तो क्या है पूरा मैटर, चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, फास्ट अनटू डेथ। तो समझना, एक 3 साल की बच्ची होती है जिसका नाम है विनाया जैन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से होती है। उसको एक टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है, और उसके जो मम्मी पापा होते हैं उसको संथारा करने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, उसका तो कंसेंट ही नहीं, क्योंकि वो तो छोटी बच्ची है। हो सकता है कि वो भूख से तड़प रही है, उसको खाना चाहिए, तो तुमने बच्चों के राइट भी छीन लिए। बात समझना, कौन कौन से डिस्प्यूट उसमें निकल के आ रहे हैं। और वो जो महाराज थे, जो उसका उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसको संथारा करवा दो, वो कौन थे? राजेश मुनि महाराज। ठीक है, उनके सजेशन के बाद उनको करा दिया गया। तो राजेश मुनि महाराज पे, उसके मम्मी पापा पे और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये अब बात आ चुकी है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों नहीं करना चाहिए था। तो देखो, क्या रियल में ऐसा होना चाहिए, क्या जैन लोगों को भी करना चाहिए, हम उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। उसको ना पानी दिया, ना उसको खाना दिया, और बेचारे की डेथ हो जाती है। कब डेथ होती है उसकी? 21 मार्च को डेथ होती है। और आगे चल के धीरे धीरे निकल के आता है न्यूज में, और अभी इतना मुद्दा बढ़ चुका है कि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, उस समय इसके बारे में इतना नहीं पता था, पिछले 1 वीक से बहुत ज्यादा न्यूज सर्कुलेट हो रही है। तो चलिए पढ़ते हैं एक्चुअल में होता क्या है। और याद रखना, उस बच्ची का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कि वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थी जो क्या करती है, संथारा। और व्हाट इज संथारा? तो ये जैन रिचुअल ऑफ फास्ट अनटू डेथ। समझना है क्या? संथारा को ही क्या कहते हैं? सलेखना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलेखना। और इसी को समाधि मरण भी कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है, ये जैन रिलीजियस रिचुअल है, और ये याद रखना अपनी मर्जी से किया जाने वाला है, कोई इसके अंदर आपको फोर्स नहीं करता, वॉलंटरी ये लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, जो रिलीजन में बिलीफ रखता है वो करता है, जो नहीं रखता है वो ना करे, ऐसा जरूरी नहीं है। और इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस पर्पज से वो करते हैं। ठीक है, और ये उनके ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो फिजिकल बॉडी से और वर्ल्ड की डिजायर से फ्री हो जाए और उनको क्या मिल जाए?
मोक्ष मिल जाए। और ये सिर्फ श्वेतांबर करते हैं, याद रखना। दो होते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं आपके कौन से दिगंबर, ठीक है, जो कपड़े नहीं पहनते और जो कपड़े पहनते हैं। दो तरह के जैन होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। सो श्वेतांबर इसको करते हैं। अब देखो होता क्या, समझने की कोशिश करना। होता क्या है, ये लोग करते कब इसको, ओल्ड एज में करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं ना, जब उनको कोई ऐसे डिजीज हो जाती है। लेकिन समझना, मेरे यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21 है ना, क्या मैटर है, क्या कैसे एग्जाम में आएगा। वो कहता है राइट टू लाइफ, है ना, मुझे जीने का अधिकार है। और कैसे जीने का अधिकार है, इन ए हेल्दी एनवायरमेंट, ठीक है, इन ए हेल्दी एनवायरमेंट, मुझे एक अच्छे एनवायरमेंट में जीने का राइट है। और उसके साथ साथ मुझे विद डिग्निटी के साथ जीने का राइट है। और हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब है मेरे पास क्या होना चाहिए, अच्छी हवा होनी चाहिए, सांस लेने के लिए अच्छा खाना होना चाहिए और अच्छा पानी होना चाहिए पीने के लिए, मेरा राइट है। लेकिन राइट टू सुसाइड नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन याद रखना 1973 में एक केस होता है, एक लड़की होती है, शायद आपने पढ़ा होगा, अरुणा शानबाग, है ना। ये जो अरुणा शानबाग थी, इस अरुणा शानबाग का क्या हो जाता है, बेचारी का रेप होता है। और जब रेप होता है तो कौन से उसमें हॉस्पिटल में, तो याद रखना किंग एडवर्ड हॉस्पिटल, जो आपकी किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है ना, जो कि कहाँ पर बनी हुई है, याद रखना, ये आपके बॉम्बे में बनी हुई है, ठीक है, महाराष्ट्र में। इस बॉम्बे में, मुंबई में इस हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी अरुणा शानबाग। इनका रेप होता है और उसके बाद ये कोमा में चली जाती है। और ये लगभग याद रखना 42 ईयर्स तक, है ना, 42 साल तक कोमा में रही। अब सोचो, कोई इंसान 42 साल तक कोमा में है तो उसके घर वाले भी दुखी हैं, वो भी सफर कर रहा है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मरने की आज़ादी देता ही नहीं है। तो हुआ क्या, उसके घर वालों ने पेटिशन डाली कि इसको मार दिया जाए। ये भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, है ना। 42 साल तक कोमा में क्या ही मतलब रह गया अब। तो सुप्रीम कोर्ट बोला, यार देखो मार तो नहीं सकते हैं। लेकिन उस समय कहा गया कि अगर 4 डॉक्टर ऐसा लिखकर कह दें कि ठीक है, इसके जीने का कोई फायदा नहीं है, या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि इसको मारा जा सकता है, तो उस केस में तो याद रखना, डॉक्टर्स के रिकमेंड करने के बाद उस आदमी को मारा जा सकता है। तो पहली बार इनको परमिशन दी गई कि इनको कैसे मारा जा सकता है, तो याद रखना पैसिव यूथानेशिया, यानी कि इनको आप पैसिव यूथानेशिया देकर मार सकते हो। यानी कि उनका जो लाइफ सपोर्ट होता है, उस लाइफ सपोर्ट को अगर तुम खत्म कर दो तो उसके बाद उनको मारा जा सकता है। हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, लेकिन बाद में 2015 में इनकी डेथ किससे हो जाती है, तो निमोनिया से इनकी डेथ हो जाती है, ना कि पैसिव यूथानेशिया से। लेकिन ये अलाउड कर दिया गया, समझ गए। तो आपको क्या जीने की राइट है, बिल्कुल है जीने का राइट। क्या मरने का राइट है, तो राइट टू सुसाइड नहीं है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, अब बात करते हैं संथारा पे। अब बताओ संथारा किस में आती है, तो कहोगे सर संथारा में तो वो लोग जानबूझकर खाना पीना छोड़ रहे हैं, और जब जानबूझकर खाना पीना छोड़ रहे हैं तो सर वो तो मरेंगे ही, बिल्कुल मरेंगे, डेफिनेटली मरेंगे, क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी कभी किसी फंडामेंटल राइट का, है ना, जब भी किसी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो लिखे हैं उनमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, जब भी किसी का टकराव होता है किसके साथ, रिलीजियस आर्टिकल्स के साथ, तो हमेशा रिलीजियस आर्टिकल जीतते हैं, ध्यान रखना। तो याद रखना, हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडम टू रिलीजन, ठीक है। तो वो जो हमारा राइट टू रिलीजन है, बेसिकली राइट टू रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और आपका आर्टिकल नंबर 28 क्या है आपके, तो फ्रीडम देते हैं, रिलीजियस फ्रीडम देते हैं। और इसमें आर्टिकल 25 में ये बात लिखी हुई है कि हर पर्सन को ये राइट है, एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस देयर पर्सनल या देयर रिलीजन या देयर रिलीजियस कल्चर। तो हर आदमी को उसके रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट है, आप नहीं छीन सकते हो। दूसरा 26 कहता है कि आप कोई भी पर्सन, याद रखना, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट देयर रिलीजन, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो याद रखना मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे बाबा लोगों को देखा होगा कि मैं जब छोटा था मेरे पास कोई पैसा नहीं था ना, शादी करने के पैसे नहीं थे घर में, लेकिन आज देखो उनके पास करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। तो याद रखना, अगर आप किसी रिलीजन को प्रमोट करने वाले पर्सन के पास पैसा जमा कराते हैं तो उसको ये राइट है कि वो मूवेबल
पैसा, धन, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, कार, गाड़ी, बंगला इकट्ठा कर सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा। इसीलिए आसाराम जैसे बापू, राम रहीम जैसे जो महाराज है ना, जो अपने आप को बापू कहलाते हैं, इन लोगों के पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग दान करते हैं। आप मेरे अकाउंट में अगर अभी 10 लाख रुपए डाल दो तो शाम को पुलिस वाले मुझे उठा ले जाएंगे, लेकिन अगर मैं रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ, आपने मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए भी डाल दिए तो मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि उनका राइट है कि वो मूवेबल, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हैं टू प्रमोट द रिलीजन या रिलीजियस एक्टिविटीज। समझ गए? तो उनको उसमें भी छूट है। उसके बाद 27 क्या कहता है कि कोई भी स्टेट कभी भी रिलीजन के नाम पर क्या नहीं लेगा? टैक्स नहीं लेगा। वरना तो पहले होता था ना जजिया टैक्स, तुमने पढ़ा होगा जजिया टैक्स, है ना। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कब होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर, है ना, जब वो भारत का राजा बनता है 1206 में, तो भारत में लगा देता है। आगे चलते चलते आपने एक नाम सुना होगा अकबर, है ना। रियल नेम अकबर का अकबर नहीं था, अकबर का नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन। उसने बहुत अच्छे से काम किए थे, उसको सेकुलर किंग भी कहते हैं ना, इसीलिए उसको द ग्रेट अकबर भी कहते हैं ना। तो उसने क्या किया था 1564 में उसने क्या किया? इस जजिया को हटा दिया। यानी कि जजिया का मतलब था कि अगर हमें हिंदुओं को अपने रिलीजियस टेम्पल्स में जाना होता था ना, मंदिरों में जाना होता था, तो हमें धर्म के नाम पर टैक्स देना पड़ता था। तो हम नहीं चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐसा भारत में हो, क्योंकि देखो सोचो, ये राजस्थान है और ये उत्तर प्रदेश है। मान लो राजस्थान की सरकार कह दे कि हम तो मुसलमानों से टैक्स लेंगे और ये कह दे हिंदुओं से टैक्स लेंगे, तो यहाँ का हिंदू इधर भाग जाएगा, यहाँ का मुसलमान इधर भाग जाएगा और पूरे देश में भागम भागी लगी रहेगी, तो डेवलपमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो कहा गया यार ये तो गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे टैक्स नहीं वसूल करेंगे। आर्टिकल से 27 में लिखा है। और 28 क्या कहता है? तो याद रखना, इसमें याद रखना अकबर के लगाने के बाद औरंगजेब, आजकल मूवी है ना छावा आई हुई है, इस औरंगजेब ने दोबारा से 1689 में इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया होता है जजिया को, ठीक है। क्योंकि वो अपने आप को जिंदा पीर कहता था ना, कि मैं जिंदा पीर हूँ, मेरी पूजा करो, कुछ ऐसा ही सन की टाइप का था, तो उसने दोबारा से लागू कर दिया था, ठीक है। तो 27 में ये भारत में नहीं है अभी। और 28 क्या कहता है कि कोई भी नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा ना, उसमें आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दोगे। जैसे अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी का ही एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है, तो वहां मैं दे सकता हूं एजुकेशन रिलीजियस। जैसे मैं मदरसे में पढ़ाता हूं मान लो, तो मदरसे में तो मैं इस्लामिक शिक्षा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो उनका राइट है। वो आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 30, 29 एंड 30 किससे बिलोंग करते हैं? माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, जो 50% से कम पॉपुलेशन में है भारत में। तो माइनॉरिटीज को राइट है कि वो नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन दे सकते हैं। कौन सी एजुकेशन? रिलीजियस एजुकेशन। वो आर्टिकल 30 है, मदरसा। लेकिन मैं एज ए मेजोरिटी, मैं अपने नॉर्मल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकता। कल को मैं यहाँ पर आपको हिंदुइज्म पढ़ाऊं, हिंदू पढ़ाऊं, ओम पढ़ाऊं, ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम किसी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ बैठे होंगे, समझ गए। तो मुझे तुम्हारे सामने बिल्कुल ऐसा रहना है, सेकुलर रहना, लेकिन मेरा इंस्टीट्यूट ही रिलीजियस है तो मैं पढ़ाऊंगा, समझ गए। जैसे मैं गुरुकुल में पढ़ता, तो गुरुकुल में क्या होता है? सुबह से शाम तक गायत्री मंत्र वही सब पढ़ाया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारा हिंदू कल्चर है। अगर वहां कोई मुस्लिम जाकर पढ़ेगा तो उसकी गलती है, क्योंकि वो उसको राइट है, वो अपने रिलीजियस एजुकेशन देगा। लेकिन अगर कोई मदरसे में जाके हिंदू पढ़ेगा तो वो उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर दी जाएगी एजुकेशन, उनको परमिशन है। लेकिन अगर नॉर्मल में पढ़ रहा है, हिंदू चाहे मुसलमान, तो फिर मैं उसको एजुकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि सभी धर्म के लोग एक साथ बैठे हैं, समझ गए। वो 28 में लिखा है। तो अगर कोई पूछे हम क्यों नहीं दे सकते, तो 28 में बैन है। मुसलमान या कोई दूसरा रिलीजियस एजुकेशन क्यों देता है माइनॉरिटी वाला? क्योंकि आर्टिकल 30 में वो अलाउड है, समझ गए। ये है 4 आर्टिकल्स किसके? रिलीजियस के, ठीक है। रिलीजन से रिलेट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन मेरा आज का काम का कौन सा? 25 क्या कहता है? रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है। तो संथारा उनके रिलीजन में लिखी है, और जब रिलीजन में लिखी है तो प्रैक्टिस करते हैं, तो आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन याद रखना, मैंने अभी कहा था, जब भी कभी ये 2 आर्टिकल्स आपस में टकराएं तो हमेशा रिलीजन वाला ही क्या करता है? जीतता है। तो देखो यहां पर आर्टिकल 21 राइट टू लिव है, राइट टू सुसाइड नहीं है। इसका टकराव हो गया किसके साथ? तो आर्टिकल 25 के साथ। ये कहता है कर सकता है प्रैक्टिस, उसका राइट है। ये कहता है राइट टू सुसाइड नहीं है। तो बताओ कौन जीता? ये जीत गया, याद रखना, जिसपे मैंने स्टार लगा दिया। तो 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट में केस जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट 2015 में संथारा प्रैक्टिस को इलीगल कर देता है कि ये बंद करो, नहीं होना चाहिए। राजस्थान में ज्यादा होता है ये। अब क्या हुआ? वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त
अगस्त 2015 में इसके ऊपर क्या लगा दी, स्टे लगा दी कि नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आर्टिकल 21 का वोलेशन है बट आर्टिकल 25 का वोलेशन नहीं है। तो आर्टिकल 21 ज्यादा पावरफुल हुआ कि आर्टिकल 25, तो 25 इज मोर पावरफुल। तो याद रखना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई फंडामेंटल राइट रिलीजन वाले फंडामेंटल राइट से टकराता है तो हमेशा रिलीजन वाला ही जीतता है, और अगर रिलीजन वाला भी माइनॉरिटी से टकराएगा तो माइनॉरिटी जीतेगा। समझ गए? टकराने का मतलब मैटर। जैसे आर्टिकल 19 क्या कहता है, आप कहीं भी कोई भी क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। 6 फ्रीडम में एक आता है ना, पढ़ा है हमने, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन द नेशन, एक आज़ादी है मेरी ना, असेंबल विदाउट वेपन्स और फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड आपका एक्सप्रेशन, ये सब। अब बताओ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, क्या मैं मंदिर के सामने अंडे की रेडी लगा सकता हूँ क्या? क्योंकि अंडे बेचना मेरा प्रोफेशन है। लेकिन क्या मंदिर के सामने सीढ़ियों पे लगा के बेच सकता हूँ? मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं मोरालिटी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो इनके ऊपर पाबंदियां भी है। लेकिन याद रखना 25 क्या कहता है, रिलीजन से वो कर रहा है, ठीक है, वो किससे कह रहा है, वो तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन जीता कौन, रिलीजन वाला। समझ गए? बात समझ में आ रही है? जैसे आपने सुना होगा कि आर्टिकल 19 के फर्स्ट के बी में लिखा है कि फ्रीडम टू असेंबल विदाउट वेपन्स, मुझे विदाउट वेपन्स के असेंबल होने का राइट है ना। जैसे पहले में फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा फ्रीडम टू असेंबल विदाउट वेपन्स, ठीक है, टू मेक ए यूनियन, टू रोम अक्रॉस द नेशन, टू लिव एनीवेयर इन द नेशन, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन द नेशन। ये 6 मेरी फ्रीडम है। और दूसरी फ्रीडम कहती है फ्रीडम टू असेंबल विदाउट वेपन्स। तो जब सिख लोग इकट्ठा होते हैं तो वो लोग तो तलवार लेकर इकट्ठा होते हैं। मैं इकट्ठा होऊंगा और मान लो मैं बाहर जाकर यहाँ फाटक के ऊपर या इसको चौराहे के ऊपर जाकर चला जाऊं और तलवार लेकर चला जाऊं कि मुझे तो सरकार के खिलाफ क्या करना है, हंगामा करना है, उठाकर तुरंत जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा राइट नहीं है। तो साफ साफ है, मेरी आज़ादी है असेंबल विदाउट वेपन्स। लेकिन जब एक सिख वहां इकट्ठा होगा तो उसके पास तलवार होती है, उसके पास किरपान होती है, उसे अलाउ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है कि हर रिलीजन को अपना रिलीजियस कल्चर फॉलो करने का राइट है। समझ गए? तो उसको अलाउ है, मुझे अलाउ नहीं है। तो ये कौन सा आर्टिकल जीत गया? 25। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आगे चल के क्या लगा दिया था? स्टे लगा दिया था। ठीक है, अब बात आती है कि किस किस का वोलेशन हुआ। तो देखो वो 3 साल की बच्ची थी ना, 3 साल की बच्ची थी, कहाँ इतनी नॉलेज होती है 3 साल की बच्ची को, खाना तक नहीं आता है ढंग से। तुमने उससे पूछे बिना उससे क्या करवा दिया? संथारा करवा दिया, कोई कंसेंट नहीं लिया। दूसरी बात, रिलीजियस इन्फ्लुएंस का आपने मिसयूज किया है उस बच्चे के ऊपर। ठीक है, तीसरी बात, आपने उस बच्चे के राइट्स को भी वोलेट किया है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद, हालांकि वो एक सैक्रेड एक्ट है जैनिज्म में, जैनों में, बट याद रखना वो उस बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए था। इस मुद्दे पर उन तीनों के ऊपर क्या हो गई है? केस हो गया है। समझ गए? और याद रखना जो जैन है उनमें टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जो महावीर स्वामी थे उनको लास्ट माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर माना जाता है। और सबसे लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद से जैनिज्म पूरी दुनिया में फैला होता है। ठीक है, जहां पर भी आज के दिन है। ठीक है, ये 2-4 बेसिक सी बातें याद रखना। ठीक है, ओके, आई थिंक आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।